दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ करंट अफेयर जीके जीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। इस क्लास में डेली के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जीके जीएस के क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन करवाया जाता है। तो आप एक नोटबुक पर इस 10 क्वेश्चन को डेली नोट किया करें और एग्ज़ाम तक इसे रिवाइज करते रहें। आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 2003, बी 2005, सी 2007, डी 2009। राइट आंसर इस सी 2007 में किया गया था। आइए इसका डिटेल एनालिसिस देखते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसका गठन मार्च 2007 में कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स अधिनियम 2005 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। आयोग ये सुनिश्चित करता है कि सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकार के प्रावधानों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के बाल अधिकारों के अनुरूप भी हो। अगला पॉइंट है, यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक बच्चे के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जांच करता है। यह लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 के कार्यान्वयन की भी निगरानी करता है। आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य हैं, जिनमें से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा 3 साल के लिए की जाती है, लेकिन अध्यक्ष और सदस्य 2 कार्यकाल से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, होमो नलेदी क्या है? ए डायनासोर का कंकाल, बी प्राचीन मानव प्रजाति, सी पश्चिमी घाट में खोजी गई सांप की प्रजाति, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज बी, यह एक प्राचीन मानव प्रजाति है। आइए विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ जिसमें बताया गया है कि एक प्राचीन मानव प्रजाति होमो नलेदी ने अपने मृतकों को दफन किया होगा और एक गुफा में सार्थक प्रतीक बनाए होंगे। होमो नलेदी के बारे में देखते हैं। होमो नलेदी वर्ष 2013 में दक्षिण अफ्रीका में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल राइजिंग स्टार गुफा प्रणाली में खोजी गई मानव की एक प्राचीन प्रजाति है। यहाँ वयस्कों, किशोरों और शिशुओं सहित कम से कम 15 व्यक्तियों के अवशेष पाए गए, जो इसे अफ्रीका में एकल होमोनिन प्रजातियों का सबसे बड़ा संग्रह बनाते हैं। कुछ अन्य पॉइंट्स दिया हुआ है, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? ए डब्ल्यू.सी. रोएंटजन, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी सैमुअल कोहेन, डी एडवर्ड टेलर। राइट आंसर इज ए, डब्ल्यू.सी. रोएंटजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एकल परमाणु की एक्सरे इमेजिंग की सहायता से एक तत्व की पहचान कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। डब्ल्यू.सी. रोएंटजन ने एक तरंगदैर्ध्य रेंज के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उत्पादन और खोज की, जिसे एक्स किरणों के रूप में जाना जाता है। एक्सरे किरणों के बारे में देखते हैं। यह विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक प्रकार है। इसका उपयोग कर चिकित्सकों द्वारा किसी रोगी की त्वचा के माध्यम से उसकी हड्डियों का इमेज को देखा जाता है। अगला पॉइंट है, आज एक्सरे किरणें जैविक कोशिकाओं की इमेजिंग से लेकर कैंसर कोशिकाओं को मारने तक में सक्षम है। अन्य बिंदु देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन आधुनिक भौतिक के 2 स्तंभों में से एक है। सापेक्षता के सिद्धांत का विकास इनके द्वारा किया गया। सैमुअल कोहेन, ये न्यूट्रॉन बम के खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। एडवर्ड टेलर एक हंगरी अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे, जिन्हें हाइड्रोजन बम का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट कौन जारी करता है? ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी संयुक्त राष्ट्र, सी विश्व बैंक, डी विश्व व्यापार संगठन। राइट आंसर इस सी, विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। आइए इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। विश्व बैंक के ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस के नवीनतम संस्करण में वैश्विक विकास वर्ष 2022 में 3.1% से घटकर 2023 में 2.1% होने का अनुमान है। साथ ही चीन के अलावा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में पिछले वर्ष के 4.1% की तुलना में इस वर्ष 2.9% तक विकास दर धीमी होने की संभावना है।
वर्ष 2023 की पहली तिमाही में भारत में बेरोजगारी घटकर 6.8% हो गई, जो कि कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे कम है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। यह विश्व बैंक समूह की एक रिपोर्ट है। इसमें वैश्विक आर्थिक विकास एवं संभावनाओं की जांच की जाती है। इसमें उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह वर्ष में 2 बार जनवरी और जून में जारी किया जाता है। इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सभी पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा। विश्व बैंक द्वारा जारी अन्य रिपोर्ट का नाम देखते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसका प्रकाशन अब बंद हो चुका है, मानव पूंजी सूचकांक और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यह विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहल मैला ढोने की समस्या से निपटने से संबंधित है? ए नमस्ते योजना, बी प्राइड योजना, सी रोशनी योजना, डी उम्मीद योजना। राइट आंसर इज ए नमस्ते योजना से संबंधित है। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 766 में से केवल 508 जिलों ने स्वयं को मैला ढोने की प्रथा से मुक्त घोषित किया है। नमस्ते योजना के बारे में देखते हैं। इसे वर्ष 2022 में केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। यह योजना आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य असुरक्षित सीवर तथा सेप्टिक टैंक की सफाई प्रथाओं को खत्म करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काला सागर से नहीं लगती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बेलारूस, बी जॉर्जिया, सी बुल्गारिया, डी तुर्की। राइट आंसर इज ए बेलारूस। आइए डिटेल एनालिसिस देखते हैं। काला सागर अटलांटिक महासागर का एक सीमांत समुद्र में जो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित है। बोस्फोरस जल डमरू मध्य इसे मरमारा सागर से जोड़ता है। यह एक मेरोमिक्टी बेसिन के साथ विश्व में पानी का सबसे बड़ा निकाय है। आपको बता दें कि मेरोमिक्टी झील में पानी की परतें होती हैं जो अंतः मिश्रित नहीं होती हैं। काला सागर का भौतिक भूगोल देखते हैं। सीमावर्ती देश इसके हैं यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया। इसे एक्सिन सागर के नाम से भी जाना जाता है। इसका पानी जहरीला है और पानी में ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड संबंधित है। ए नीति आयोग से, बी शिक्षा मंत्रालय से, सी भारतीय रिजर्व बैंक से, डी वित्त मंत्रालय से। राइट आंसर इज सी, यह भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से संबंधित है। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में अंतर्दृष्टि नामक एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया। यह भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य देश भर में वित्तीय समावेशन में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना है। कुछ अन्य पॉइंट्स भी दिया हुआ है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? ए 1911, बी 1913, सी 1915, डी 1919। राइट आंसर इज सी 1915। आइए इसका डिटेल एनालिसिस देखते हैं। इसके सभी पॉइंट्स बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने महात्मा गांधी द्वारा रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत के 130 वर्ष पूर्ण होने की स्मृति में 7 जून 2023 को दक्षिण अफ्रीका के पीटरमैरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत के बारे में देखते हैं। 7 जून 1893 को महात्मा गांधी को नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ा था। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के पीटरमैरिट्जबर्ग में एक ट्रेन की प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर निकालने के लिए विवश कर दिया गया था। टिकट खरीदने के बावजूद एक यूरोपीय यात्री ने यह कहते हुए गांधी जी को वहां से हटाने की मांग की कि प्रथम श्रेणी के डिब्बों में गैर गोरों को अनुमति नहीं देनी चाहिए। अगला पॉइंट, नस्लीय उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष और सत्याग्रह हेतु यह घटना गांधी जी के लिए एक महत्वपूर्ण घटना बन गई। गौरतलब है कि 25 अप्रैल 1997 को
पीटरमैरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक समारोह में नेल्सन मंडेला ने गांधी जी के योगदान की स्वीकृति में पीटरमैरिट्जबर्ग को स्वतंत्रता प्रदान की। आपको बता दें कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। इसी दिन की याद में भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में एक्सला चैपल की संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? ए प्रथम कर्नाटक युद्ध, बी द्वितीय कर्नाटक युद्ध, सी तृतीय कर्नाटक युद्ध, डी वांडीवास का युद्ध। राइट आंसर इज ए प्रथम कर्नाटक युद्ध। आइए इसका डिटेल एनालिसिस देखते हैं। पहला कर्नाटक युद्ध जो कि 1740 से 1748 तक चला, यह कर्नाटक युद्ध यूरोप में एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था जो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध के कारण हुआ था। इसका कारण यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के प्रबल विरोधी थे, अतः भारत में भी इसका विरोध का असर पड़ा। यह युद्ध 1748 में समाप्त हुआ जब एक्सला चैपल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया। अगला पॉइंट है, इस संधि की शर्तों के तहत मद्रास को अंग्रेजों को वापस सौंप दिया गया था और इसके बदले फ्रांसीसी उत्तरी अमेरिका में अपने क्षेत्र प्राप्त कर चुके थे। बता दें कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट टोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।